पॉलिटी विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके सामने भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि नागरिकता प्रदान करने की शक्ति भारतीय संविधान द्वारा किसको प्रदान की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 11 में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत भारत की संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और इसमें कई बार संशोधन भी किया जा चुका है। तो सबसे आखिरी संशोधन जो हुआ वो 2019 में हुआ, जिसे CAA के नाम से जाना जाता है, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। दोस्तों, क्या है यह CAA, जिसने हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, या कुछ राजनीतिक दल, विपक्षी दल सरकार के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस कानून के द्वारा मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह CAA क्या है। CAA बेसिकली नागरिकता प्रदान करने का कानून है। इससे भारत में रह रहे किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाने वाली। ठीक है दोस्तों, तो CAA में क्या किया गया है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हमारे 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां से आने वाले 6 धर्मों के लोगों को, 6 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म के लोगों को, जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवास के लिए आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने की प्रावधान करता है। तो दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा किसी भी प्रकार के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के लोगों की जो भारतीय नागरिक हैं, नागरिकता नहीं जा रही। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या कहता है, देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा भी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए 6 धर्मों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म के प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है दोस्तों, तो 6 धर्म के लोगों को नागरिकता देने का बात कहा गया है। किसी की नागरिकता लेने की बात इस संशोधन में नहीं कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट क्लियर होता है कि यह किनको नागरिकता देने के लिए किया गया है। ये मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में, इस्लामिक राष्ट्रों में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए लोगों को नागरिकता देने की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया, जो 5 आधार पर नागरिकता देने की बात करता है। 5 आधार कौन कौन से हैं? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और क्षेत्र समावेशन के द्वारा। तो इन लोगों को आपको ये सोचना चाहिए कि किस आधार पर नागरिकता दी जा रही है, या एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस आधार पर इन लोगों को जो भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक नागरिकता भारत सरकार देने जा रही है। तो इसका उत्तर होगा देशीकरण के द्वारा या नेचुरलाइजेशन के द्वारा। मैंने आपको बोर्ड पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं, देशीकरण के द्वारा। तो देशीकरण के द्वारा इन 6 धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करने की बात कही जा रही है। दूसरा प्रश्न आपके सामने उठ सकता है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की कंडीशन क्या है। तो देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 11 वर्षों तक मिनिमम भारत में रहना अनिवार्य था। इस संशोधन से पहले जो घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है, जो घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, अर्थात 11 वर्ष की बजाय 5 वर्ष रहने पर ही इन 6 धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो दो चीज ध्यान रखिएगा। पहला, किस प्रक्रिया के द्वारा, तो देशीकरण के द्वारा। और कितने वर्ष भारत में निवास अनिवार्य है, तो 5 वर्ष। ये दो चीज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में किसी भी राज्य में अवैध प्रवासी जो दूसरे देशों से आए हैं, इन 3 देशों से आए हैं, उनको रहने पर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। कुछ अपवाद भी है। वह अपवाद क्या है दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, या जनजातियों के संरक्षण या संस्कृति को, भाषा को संरक्षित करने के लिए कुछ क्षेत्रों को क्या किया गया है, जनजातीय क्षेत्रों का दर्जा दिया गया है, जहां पर सामान्य गतिविधियों की छूट नहीं होती। तो वह क्षेत्र किन राज्यों में है, तो संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों का दर्जा प्रदान किया गया है। और इन क्षेत्रों में अगर ये अवैध प्रवासी आके रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो इनको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत छूट प्रदान नहीं की जाएगी। क्लियर होगी बात तो दोस्तों? तो सीए के तहत संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम को छूट नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 4 राज्य हो गए। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 में जो पारित किया गया था, उसके तहत 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम। इन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट वाले इलाकों में भी अगर इनका प्रवेश होता है, तो उस पर भी इनको सीए के तहत छूट नहीं दी जाएगी, इनको अवैध प्रवासी ही माना जाएगा। अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम जो 6वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको उसके साथ ही बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन अधिनियम 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट ILP वाले क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम पर संशोधन लागू नहीं होगा। क्लियर हो गई होगी बात आपको? तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग टिक कर लेंगे, बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। संविधान की 6वीं अनुसूची याद रखिएगा, जो जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण से संबंधित है। और कौन से राज्यों में? 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। और दूसरा, इसके साथ साथ अधिसूचित इस अधिनियम के तहत बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों में भी यह संशोधन लागू नहीं होगा। वह किन राज्यों में है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करके चलता हूं ये तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो इस अधिनियम में जो संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उसके तहत किस आधार पर नागरिकता दी जा रही है? तो देशीकरण के आधार पर। कितने वर्ष रहना अनिवार्य है? 5 वर्ष रहना अनिवार्य है। और कब तक भारत में प्रवेश करना अनिवार्य था? 31 दिसंबर 2014 तक भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया हो उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसमें 2-3 छोटी बातें और हैं, उसको भी देख लेते हैं। पहला, रीजनेबल क्लासिफिकेशन या उचित वर्गीकरण के आधार पर इन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने बात किया कि 3 देशों के धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए 6 धर्मों के लोग जो भारत में
31 दिसंबर 2014 तक प्रवेश कर चुके हैं और अवैध प्रवासी के दृष्टिकोण से भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान यह अधिनियम करता है। तो हमें यह पता होना चाहिए दोस्तों कि अवैध प्रवासी कौन है। तो दोस्तों, अवैध प्रवासी वे लोग होते हैं जिनके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं होता और अपने संबंधित देश या मूल देश का पासपोर्ट भी वह अपने पास नहीं रखते। ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी कहा जाता है। तो दोस्तों, एक बात और इसमें महत्वपूर्ण आपको जानना चाहिए, विदेशी सीमा अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920। तो विदेशी सीमा अधिनियम क्या है? विदेशी सीमा अधिनियम 1946 विदेशियों के प्रवेश तथा उनकी वापसी को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और पासपोर्ट अधिनियम 1920 यहाँ पर रह रहे लोगों के पासपोर्ट होने को सुनिश्चित करता है। लेकिन यह दोनों ही अधिनियम, विदेशी सीमा अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, यह दोनों में ही छूट प्रदान की गई है। किनके लिए? इन अवैध प्रवासियों के लिए जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए और 6 धर्मों से संबंध रखते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 अधिनियम मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। विदेशी सीमा अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में छूट प्रदान की गई है इन अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अवैध प्रवासी के तौर पर ये लोग भारत में निवास कर रहे हैं, तो लोकल पुलिस के द्वारा कुछ अवैध प्रवासियों संबंधित कार्यवाही भी इनके ऊपर जो की जा रही होगी, वह सभी कार्यवाहियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी जैसे ही इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस तिथि से इन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी? तो जिस तिथि से इन्होंने भारत में प्रवेश किया है उसी तिथि से इनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी व्यक्ति ने 30 दिसंबर 2014 को भारत में प्रवेश कर लिया है तो वह नागरिक कब माना जाएगा? 30 दिसंबर 2014 को भारत में प्रवेश करने के 5 साल बाद, 30 दिसंबर 2019 या 29 दिसंबर 2019 को उसके 5 साल पूरा होने पर उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन कब से? जिस तिथि से उसने प्रवेश किया, अर्थात 19 से नहीं, 30 दिसंबर 2014 से वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपकी नागरिकता संशोधन अधिनियम की हुई। सीएए कोई भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न करता, यह केवल राजनीति करने का तरीका है विपक्षी दलों का। सरकार द्वारा किसी भी धर्म के या किसी भी संप्रदाय के लोगों की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है और यह अधिनियम नागरिकता छीनने के लिए नहीं, नागरिकता देने की प्रावधान करता है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, पुनः रिवाइज करा देता हूं, नागरिकता संविधान की संघ सूची में, संघ सूची का विषय है, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ का है, भारत संघ का है, भारत सरकार का है और इसके प्रावधान संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लिखित किए गए हैं, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। मैं मान के चलता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित जो भी दुविधा या जो भी चीजें आपको लगती हो कि आपको स्पष्ट नहीं है या अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे वह सभी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ कवर कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 रहा।
हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अवैध प्रवासी कौन है इसके बारे में भी जान लिया कि वैसे लोग जिनके पास वैध पासपोर्ट या वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है उन्हें अवैध प्रवासी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि कुछ लोग आपको बताते होंगे कि सीएए के साथ एनआरसी और एनपीआर भी सरकार करने जा रही है या लाने जा रही है। क्या है ये एनआरसी या एनपीआर? तो दोस्तों बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एनआरसी अभी फिलहाल सरकार नहीं लाने जा रही है, इससे संबंधित कोई भी संशोधन कानून में सरकार नहीं कर रही है, बशर्ते एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत सरकार अपडेट करने जा रही है, जो 2020 में सरकार की करने की मंशा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं एनपीआर क्या है। तो दोस्तों देखते हैं एनपीआर क्या है। एनपीआर दोस्तों हमारे देश में सामान्य रूप से रह रहे लोगों का एक डेटाबेस है, एक रजिस्टर है, जो यह डाटा कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि जो लोग भारत में 6 माह या उससे पहले से या उससे अधिक अवधि से भारत में रह रहे हैं किसी स्थान पर, या किसी स्थान पर 6 माह या उससे ज्यादा रहने की इच्छा रखते हैं, उनका सामान्य जानकारी कलेक्ट करता है या उनकी सामान्य डेटा को कलेक्ट करता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, 6 माह से अधिक समय तक सामान्य रूप से भारत में रहने वाले लोगों का आंकड़ा एकत्रित करता है। दूसरी बात दोस्तों, एनपीआर के तहत जो आंकड़ा या जो जानकारी आप प्रदान करेंगे उसके लिए आपको कोई प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है कि आप भारत के निवासी हैं या आप भारत के स्थायी निवासी हैं। ऐसा कोई प्रावधान एनपीआर में या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नहीं है। स्वप्रमाणित जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, जानकारी में किस प्रकार की जानकारी कि आपका नाम क्या है, आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है और आप किस स्थान पर निवास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य जानकारियां या जनांकीय जानकारियां जो आपको यहाँ पर सरकार को बतानी है, जैसे नाम, पिता या माता का नाम, मूल निवास या मूल पता, स्थानीय पता, धर्म, जाति, लिंग और अन्य जनांकीय जानकारियां। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी एनपीआर में? नाम, पिता या माता का नाम, मूल पता, स्थानीय पता, धर्म, जाति, लिंग और अन्य जनांकीय जानकारियां। और साथ में एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें व्यवसाय या पेशा क्या आप कर रहे हैं भारत में रहकर।
व्यवसाय। ठीक है दोस्तों, तो आपको निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की जाएगी। किसके द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है? एनपीआर के द्वारा, जो सन 2020 में भारत सरकार आंकड़े एकत्रित करेगी। इस एनपीआर के माध्यम से भी किसी की नागरिकता प्रमाणित नहीं की जा रही है, यह बात स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं, और ना ही किसी की नागरिकता जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एनपीआर क्लियर हो गया होगा। आप लोग यह नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो एनपीआर आपको स्पष्ट हो गया होगा, सीए मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं एनआरसी। एनआरसी क्या है या इसका उद्देश्य क्या है इसको लाने का? तो दोस्तों अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारत में केवल एक राज्य ऐसा है जहां पर एनआरसी के तहत आंकड़े एकत्रित किए गए हैं या एनआरसी को लागू किया गया था। वह राज्य कौन सा है? परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है। वह राज्य असम था, जहां पे एनआरसी से संबंधित प्रक्रिया को पूरा किया गया है। तो दोस्तों इसकी आवश्यकता क्या पड़ी या इसका उद्देश्य क्या है या किसी भी देश में एनआरसी क्यों लागू किया जाता है? तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी देश में अवैध प्रवासियों की पहचान करने या अवैध रूप से उस देश में रह रहे लोगों की पहचान करने के लिए एनआरसी लाया जाता है। और यह एनआरसी क्या करता है? यह एनआरसी अवैध रूप से भारत में प्रवास कर रहे लोगों की पहचान करेगा और उन्हें अपने मूल देश वापस भेजेगा, या यदि अगर संभव है उनको नागरिकता प्रदान किया जा सके तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो उद्देश्य हैं। पहला, अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की पहचान करना, और यदि संभव हो तो उनको नागरिकता प्रदान करना। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना, या यदि संभव हो तो उन्हें नागरिकता प्रदान करना। एनआरसी से संबंधित प्रक्रिया केवल असम राज्य में लागू की गई है। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उसकी आवश्यकता दोस्तों इसलिए पड़ी कि आपको याद होगा कि 1971 वह ईयर है जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, और 1971 में भारतीय सीमा में बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आकर भारतीय सीमा में बस गए। दोस्तों 1971 में बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आकर भारतीय सीमा में अवैध रूप से निवासित हो गए, प्रवासित हो गए, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में। इसीलिए असम राज्य में एनआरसी की प्रक्रिया को सर्वप्रथम लागू किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, किस तिथि के पहले के लोग को निवासी माना गया या किस तिथि के बाद जो लोग असम में आए उनको निवासी नहीं माना गया, तो वह तिथि है 25 मार्च 1971। 25 मार्च 1971 के पहले के जो लोग असम में निवास कर रहे हैं उन्हें नागरिक माना गया है, और 25 मार्च 1971 के बाद से जो लोग असम में निवास कर रहे हैं उन्हें नागरिक नहीं माना गया है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उसके तहत असम की एनआरसी सूची में 19,06,657 लोगों को नागरिक नहीं माना गया है, जो लोग असम में निवास कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और जिसमें 7 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम हैं और 12 लाख से अधिक हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोग हैं। तो दोस्तों एनआरसी एक ऐसा प्रक्रिया है जो नागरिकता को प्रमाणित करता है, ध्यान रखिएगा। ना ही सीए ना ही एनपीआर के द्वारा नागरिकता जा रही है, लेकिन अगर एनआरसी लागू किया गया
तो वह अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर निकालने के लिए किया जाएगा और भारत के ऊपर जो जनसंख्या का अधिकार है उसे कम करने का भारत सरकार का एक प्रयास होगा। विशेष रूप से 2 राज्यों में भारत की आवश्यकता है, एक असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर सर्वप्रथम अधिकार अगर किसी का है तो वह भारतीय नागरिकों का है। किसी दूसरे देश के नागरिकों को मानवाधिकार प्रदान किया जा सकता है, संवेदनाएं उनके प्रति रखी जा सकती हैं, लेकिन अगर भारत खुद ही अपनी आबादी की समस्या से जूझ रहा है तो पहले हमें अपने नागरिकों की देखभाल करनी है, उन्हें अच्छी सुविधाजनक जीवन देने का प्रयास करना है और उसके बाद ही हम दूसरे देश के अवैध प्रवासियों के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, यह तीनों चीज मैंने आपको आज के लेक्चर में स्पष्ट की। एनआरसी, एनपीआर और सीएए। अब परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग इसके बारे में सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी प्रश्न एनआरसी, एनपीआर और सीएए से संबंधित अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला चैप्टर जो हम लोगों का होगा वह मौलिक अधिकार होगा, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों, बीच में हम लोग करंट के टॉपिक भी कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको सीएए, एनआरसी और एनपीआर को कवर करके बताया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।